हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान हम लोग पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान में हम लोगों ने अनुच्छेद 43 का क ख देख लिया था। ठीक, हमने इतना पढ़ लिया है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। कहाँ तक? अनुच्छेद 43 तक। अनुच्छेद 43 किसमें है? नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये कितना से कितना तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये भाग 4 का है। ठीक, ये चीज हमने बताया था। है? तो आप लोग को इतना पता हो गया ना कि हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं। आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज हम भाग 4 को समाप्त करेंगे। ठीक, भाग 4 को हम लोग समाप्त करेंगे। 43 हो गया था, 43 का क ख भी हो गया था। हाँ, अब चलते हैं हम लोग 44 पे। ठीक, 44 क्या है इसके बारे में जाने। हाँ, 44 अनुच्छेद 44 कितना? 44। ठीक, अनुच्छेद 44 क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। अनुच्छेद 44 कह रहा है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। हाँ? के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक, समान सिविल संहिता। ठीक, देखिए, नागरिकों के लिए है एक समान सिविल संहिता। इसके बारे में समझिए, मतलब जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए जो समान सिविल संहिता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। समान सिविल संहिता के बारे में इसमें बताया गया है। और देखिए, आप इसी चीज को आप लोग ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे समान सिविल संहिता क्या होती है। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है समान सिविल संहिता है कि नहीं? नाम से पता चल रहा है ना, समान सिविल संहिता। तो देखिए, समान सिविल संहिता, सिविल का मतलब क्या होता है? सिविल जैसे न्यायालय, कोर्ट, ये सब सिविल। सिविल कोर्ट का नाम सुने होंगे आप लोग। हाँ, समान सिविल संहिता यही होता है। ठीक, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें क्या है समान सिविल संहिता में, कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गुनाह किया है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई गुनाह किया है तो उस गुनाह को जो सजा होगी वो समान सिविल संहिता में होगी, यानी समान रूप से होगी, सबको समान मिलेगा। यानी कोई भी अगर बच्चा कोई गुनाह किया है तो चाहे वो किसी जाति, धर्म या किसी कास्ट का हो, उसे क्या मिलेगा? समान सजा मिलेगी। हाँ, तो उसको समान सिविल संहिता कहते हैं। और समान सिविल नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, और इसमें समान सिविल संहिता में ये भी आता है कि जैसे कि बालक या कोई भी लोग नौकरी करते हैं उनको समान वेतन मिलता है इसमें। ठीक, यही होता है समान सिविल संहिता। तो ये हो गया। अब चलते हैं 45। अनुच्छेद 45। इसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम के बालकों को निःशुल्क शिक्षा। हाँ, 14 वर्ष से कम के बालकों
को निःशुल्क शिक्षा। ठीक, मतलब इसमें कह रहा है 14 वर्ष से जो कम के बालक हैं, 14 वर्ष से जो कम के बालक हैं उनको कोई भी, मतलब इसमें क्या करना है, कोई भी उनको पैसा नहीं देना है, वो 14 वर्ष से कम के जो बालक हैं उनको। ठीक, 14 वर्ष से कम तक के बालक कहां तक पढ़ेंगे, 5 तक या 8 तक, 8 तक पढ़ते हैं ना 14 वर्ष से कम बालक। यानी एक बच्चा 5 साल के बाद वो विद्यालय चालू करता है, तो 5 साल में जाएगा तो वो पहले केजी क्लास में जाता है, केजी का क्लास में जाता है, छठे साल में केजी क्लास में, 7वें साल में 1 क्लास में, 7वें साल में 1 क्लास में, 8वें साल में 2 क्लास में, 9वें साल में 3 क्लास में, 10वें साल में 4th क्लास में, 11वें साल में 5 क्लास में, 12वें साल में 6 क्लास में, 13वें साल में 7th क्लास में, 14वें साल में 8th क्लास में। यानी 6 से लेके 8 तक ये ऐसे पूरा पैटर्न चलता है, 6 से लेके 8 तक। देखिए यूपी में सभी लोग जानते हैं कि 6 से लेके 8 तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क है। ठीक, 6 से लेके 8 तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क है बच्चों के लिए। प्राइमरी विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनको क्या है कि उनकी शिक्षा जो है 14 वर्ष तक वो निःशुल्क शिक्षा है, और इसी में चलाया जाता है मिड डे मील, मिड डे मील भोजन की व्यवस्था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की है, इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की है। ये नियम कब लागू किया गया था, अब ये भी जानिए। 45वां नियम में ये जो लागू किया गया था 14 वर्ष से कम तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, ये कब लागू किया गया था, 86वां संविधान संशोधन, संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया था। 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। ठीक, इतना समझ में आया। देखिए इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, समझिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया था इसमें। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। जैसे कि 44 में क्या है, समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक, इसके बारे में कहा गया था। अब 45 में क्या कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक, ये इसके बारे में कहा गया। अब इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं 46, इसके नीचे हो जाएगा 46 से 46 यहाँ लिख लेते हैं, अनुच्छेद 46। ठीक, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो भी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि। ठीक, अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति
जाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा, ठीक। इसमें कहा गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यहाँ पे और लिखिए एव दुर्बल वर्ग, दुर्बल यानी दुर्बल वर्गों के लिए, दुर्बल वर्ग, है दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा, ठीक। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक, अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा। देखिए इसमें दुर्बल वर्गों के लिए मतलब समझ रहे हैं, जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा की जो बात है उसको इसमें बताया गया है कि उनको शिक्षा जो दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जब कभी कोई बच्चा पैसे के कारण पढ़ नहीं पाता है तो उसको किस चीज की कमी होती है, हाँ? उसको किस चीज की कमी हो, अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है उसको किस चीज की कमी होती है, हाँ? या उसके घर में कोई कमाने वाला ना हो, या वो पैसे वाला ना हो, ठीक, यही होता है ना, उसके पास पैसा ना हो पढ़ने के लिए, यही ना होता है, तभी वो बच्चा नहीं पढ़ पाता है ना। इसीलिए कहते हैं कि जो दुर्बल है, दुर्बल जो मतलब ऐसा बालक है जो पैसा देने में नहीं सक्षम है, उसकी पढ़ाई के बारे में इसमें बोला गया है, ठीक, यही चीज कहा गया है। तो देखिए इसको हम जब भी देखेंगे ना तो कभी भी दुर्बल और अनुसूचित जनजाति होती क्या है, हाँ? जैसे पहले के समय में जो लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज के समय में उन लोगों को पढ़ने का अधिकार है, तो किसकी बदौलत है, इसके बदौलत है, अनुच्छेद 46 के बदौलत है, समझ आया। इसी के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है या दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनको आप पढ़ने से वंचित नहीं कर सकते हैं, इसमें ये कहा गया है, ठीक। यही कहा गया है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको आप पढ़ने से नहीं रोक सकते, ठीक, यही चीज है। इतना सबको समझ में आ गया होगा, हाँ कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं, इतना हो गया तो, हाँ चलिए आगे देखिए पढ़ाई के लिए इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए बहुत से प्रावधान ऐसे किए हैं जो अगर ये लोग पढ़ के भी ना समझ पाए ना तब तो बेकार है, हाँ? इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव हमेशा कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक। अगर आप शिक्षित हैं, सही बता दें, अगर आप शिक्षित हैं तो आपको अगर ज्ञान है बहुत अच्छी तरीके से तो आप एक डीएम, एसडीएम या कोई भी पद पे अगर बैठ गए
तो उस शिक्षा से आपको क्या मिलेगा? आपको एक सम्मान मिलेगा। आप भले ही किसी जाति, धर्म या किसी लिंग के हों, उससे नहीं मतलब है। आपको पढ़ाई से आप उतनी ऊंचे पहुंचे हैं तो आपको सम्मान कितना मिल रहा है ये देखिए। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि आप अगर कहीं अच्छे तरीके से पढ़ लिख गए ना, कहीं आपका सिलेक्शन हो गया, तो जो बोलने वाले हैं ना वो चुप हो जाएंगे। हाँ, जो बोलने वाले हैं वो चुप हो जाएंगे, उनको फिर आपसे बोलेंगे नहीं कि नहीं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो यही होता है। देखिए आज के समय में गरीब वर्ग के लोग ज्यादा शिक्षा की तरफ इसीलिए भाग रहे हैं कि सब जान रहे हैं कि नहीं, अगर शिक्षा की तरफ नहीं जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी रह जाएगी। हाँ, देखिए मेहनत करने वाले जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, मेहनत करने वाले, उन लोगों को कभी मेहनत करने में डर नहीं लगता है, ये जान लीजिए। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आरक्षण के बदौलत ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप उनको मौका तो दे के देखिए, वो कितना आगे बढ़ सकते हैं आप लोग को पता नहीं है। सही बता दें कि आज के समय में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ये पिछड़ा वर्ग इतना पीछे है ना कि अगर कोई कहीं भी जाएंगे वहां पे उनसे भेदभाव होता है, हर जगह भेदभाव होता है। आज के समय में सब लोग कहते हैं भेदभाव नहीं है, हर जगह भेदभाव है। अगर आप किसी उचित पोस्ट पे जाना चाहते हैं ना, अगर आप पिछड़ी जाति से हैं तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आज की सरकार ऐसी है कि आपको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देगी, कहेगी ये पिछड़ी जाति के लोग हैं, आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी गुलामी कौन करेगा। ये बात होती है, समझ में आया? तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने बदौलत आगे बढ़िए। हाँ, छोड़िए पीछे की चीजों को, छोड़िए पीछे क्या हुआ उससे नहीं मतलब है, आप उसको भूल जाइए, आगे बढ़ना सीखिए। आगे जितना बढ़ेंगे आपको उतना ही कामयाबी मिलेगी, समझ में आया? चलते हैं, अनुच्छेद 26 हो गया, 46 हो गया, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47, ठीक। अनुच्छेद 47 है क्या? इसके बारे में देखिए, अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषाहार। पोषाहार, पोषाहार मतलब समझ रहे हैं? जो पोषक तत्व हमारे लिए जरूरी है उसके लिए बात कह रहा है, पोषाहार। हाँ, पोषाहार, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर। स्तर, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा, जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए राज्य सहायता करेगी, ठीक है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें राज्य की बात आ रही है। राज्य कह रहा है कि राज्य सहायता करेगा किसमें? पोषाहार और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए। कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य किस चीज में आपका हेल्प करेगा? वो कह रहा है कि अपने पोषण, जो पोषण जरूरी है उसके बारे में कह रहा है, और जीवन जीने के लिए उसके बारे में कह रहा है, और इसमें लोक स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी कह रहा है। पोषण और जीवन जीने के लिए लोक स्वास्थ्य की जरूरत पड़वा करेगी, समझना है? इसके बारे में कह रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें राज्य आपकी कैसी मदद करेगा? हमने
इससे पहले जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि राज्य हमारे खाद्य सामग्री की व्यवस्था करेगा ना। इसमें पोषक आहार मतलब समझ रहे हैं? हाँ? जैसे आज के समय में प्राथमिक विद्यालयों में जो पोषक तत्व चलते हैं, पोषक पदार्थ जो देते हैं बच्चों को खाने के लिए, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं। पोषक तत्व होता है ना, हाँ? पोषाहार होता है ना, जैसे पोषक तत्व नहीं, पोषाहार बोला जाता है उसे। पोषाहार होता है जो वो बच्चों को जो दिया जाता है मिड डे मील के द्वारा उनको पोषाहार दिया जाता है। ठीक, पोषाहार दिया जाता है जिसे वो दोपहर के भोजन में खाते हैं। देखिए, रोज का भोजन एक ही नहीं होता है। हाँ, रोज का भोजन एक ही नहीं होता। जैसे एक हफ्ते का कोई ये चार्ट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया ना। हाँ, 7 में अब इस दिन मान लीजिए खिचड़ी बन गई, हाँ, फिर इस दिन खीर बन गई। जैसे इसमें सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। ठीक, ऐसे है ना। मान लीजिए ऐसे पूरा 7 दिन है, तो अब सोमवार को बनेगा क्या? रविवार को तो छुट्टी रहती है, तो 7 दिन नहीं 6 दिन होता है कुल टोटल। रविवार को छुट्टी होती है तो 6 दिन होता है। तो सोमवार को मान लीजिए दाल चावल, हाँ, दाल चावल बना। ठीक, ऐसे मिड डे मील प्रक्रिया हम बता रहे हैं, दाल चावल बना। अब दूसरे दिन अब यहाँ पे खीर बना, खीर पूरी बना। तीसरे दिन सब्जी रोटी बना। चौथे दिन क्या बनेगा? चौथे दिन आपको खिचड़ी बन जाएगी, खिचड़ी। फिर 5वें दिन दलिया बन जाएगी, दलिया। फिर 6ठे दिन यहाँ पे इन सबको और क्या दे सकते हैं? दलिया के बाद हलवा भी बनता है। हाँ, हलवा बनता है। ठीक, ऐसे मतलब हम एक तरीके से बता रहे हैं कि ऐसे इसमें मिलता है। अब ये मत सोचिएगा कि नहीं हमने जो लिख दिया वही मिलता है, वही नहीं मिलता है। हाँ, जैसे हफ्ते का एक दिन डेट फिक्स रहता है कि इस हफ्ते में आज ये मिलेगा, आज ये मिलेगा, आज ये मिलेगा। इसी को पोषण आहार कहते हैं। पोषण आहार यानी बच्चों को क्या चीज जरूरत है? हाँ, अच्छा, बच्चों को अगर दूध की जरूरत है तो दूध किस दिन मिलेगा? उस दिन मिलेगा। दूध से क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। तो कैल्शियम की जरूरत कब बच्चों को होगा करती है? हाँ, फल भी मिलता है बच्चों को। ठीक, बच्चों को फल भी मिलता है। ये मत सोचिएगा फल नहीं मिलता है। हफ्ते में एक दिन फल मिलता है बच्चों को खाने के लिए। ये मत सोचिए फल नहीं मिलता है। उनको पोषण आहार की जरूरत है तो सब चीज मिलता है। हाँ? और 47 में यही कहा गया है, एक पोषण आहार और जीवन को ऊंचा बनाने के लिए राज्य सहायता करेगा। ठीक, और राज्य सहायता करेगा। एक चीज और ध्यान सुनिए, इसमें जहां राज्य की बात आ गई वहां पे मान लीजिए जैसे कह रहा है कि राज्य सहायता करेगा। कैसे सहायता करेगा? मान लीजिए आपके क्षेत्र में चावल नहीं होता है, हाँ? आपके क्षेत्र में टमाटर नहीं होता है, आपके क्षेत्र में केला नहीं होता है, आपके क्षेत्र में सेव नहीं होता है, तो
आपको ये सब चीजें कहां से उपलब्ध होगी? कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आपके यहाँ आएगी तभी ना आपको मिलेगी। तो ये चीज आपको सरकार जो है ट्रांसपोर्ट द्वारा आपके क्षेत्र में भेजेगी, ठीक? तो आप उसे खरीदेंगे, खाएंगे, ठीक? तो ये क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट के जरिए आपको मिलता है, ये राज्य आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक? और राज्य में ये मत सोचिए कि यही चीज है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है, और वो आप खरीद के खाते हैं, ठीक? अब चलिए 48 चलते हैं। 48 अनुच्छेद 48 इसमें क्या कह रहा है? कृषि एवं पशु पालन, पशुपालन की रक्षा, ठीक? देखिए, कृषि एवं पशुपालन की रक्षा मतलब इन सब की रक्षा कर रहा है, कृषि एवं पशुपालन की रक्षा। अब रक्षा हमने इसलिए लिख दिया है ना कि कृषि एवं पशुपालन, इस ये तो एकदम जरूरी है, इसीलिए नहीं कहा गया है। देखिए, कृषि हमेशा जरूरी है, कृषि अगर नहीं रहेगी तो आप खाएंगे क्या, ठीक? कृषि नहीं रहेगी तो आप खाएंगे क्या, बताइए? विदाउट कृषि के आप कुछ कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, बताइए? आप कुछ खा पी नहीं सकते हैं विदाउट कृषि के, हैं? इसीलिए कहते हैं कृषि बहुत जरूरी है, तो कृषि अगर रहेगी तभी आप खा पाएंगे। 48 है ना? देखिए, इसमें कृषि, कृषि पशुपालन, पर्यावरण, क्या है? देखिए, कृषि पशुपालन, देखिए ये तो जरूरी है, कृषि और पशुपालन ये भी जरूरी, और पर्यावरण, पर्यावरण एवं जीवों, जीवों की रक्षा, ठीक? अब इधर समझिए ये क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। 48 कह रहा है कृषि एवं पशुपालन की रक्षा, पर्यावरण एवं जीवों की रक्षा, इसको आपको करना है, ये हर नागरिक का एक धर्म है, समझ में आया? ये हर एक नागरिक का धर्म है, तो इसको आपको निभाना पड़ेगा। पर्यावरण की रक्षा आप कैसे करेंगे, बताइए? पर्यावरण की रक्षा आप कैसे करेंगे? कूड़ा जलाकर? ऐसे करेंगे? नहीं। पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाती है, बताइए? देखिए, पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाती है? पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाती है? पेड़ लगाकर, पॉल्यूशन कम कर कर, ये पर्यावरण की रक्षा है। कृषि की रक्षा कैसे की जाती है? खेतों में कीटनाशक जो दवाएं आती हैं उसको न डालकर, उर्वरक खाद जो होती है, अपनी देसी खाद उर्वरक, वो खाद आप डालिए, उससे आप कोई भी फसल उगाई, वो हानिकारक नहीं होती। पशु, पशु यानी मान लीजिए कोई पशु है जिससे आप क्या कहते हैं कि मान लीजिए दूध का उत्पादन करते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, आप इनसे दूध का उत्पादन करते हैं, आप उन्हीं को मारकर बेचने लगे, खाने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो जल्दी ही वो जीव समाप्त हो जाएंगे, आपको दूध से कोई उत्पादन नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा? इससे दिक्कत होगी कि नहीं दिक्कत होगी? तो इसीलिए कह रहा है कृषि एवं पशु पर्यावरण जीवों की रक्षा, तो सभी जीवों की रक्षा करना है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो यही है
अगला है 49 है, हाँ? क्या 49 कह रहा स्थल स्मारक, स्थल स्मारक कलात्मक, हाँ? कलात्मक धरोहरों की रक्षा, कलात्मक कलात्मक एवं 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 भारत की भारत की धरोहरों की रक्षा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्थल स्मारक, कलात्मक धरोहरों एवं भारत की धरोहरों की रक्षा। अच्छा, इसमें ये क्या कह रहा है इसके बारे में समझिए। जैसे कलात्मक, जो पहले के समय राजा महाराजा जो कला बनाए थे, जैसे पहले के समय में जो कलात्मक, जैसे गुफाएं बनी थी ना, गुफाएं बनी थी, जैसे भीमबेटका ऐसी गुफा है जिसमें पहले के समय के जो आदि मानव थे उसमें कलाकृति करते थे, उसके बारे में उसमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या कलाएं की गई है, उसमें भीमबेटका में। फिर उसे आप उसके बाद स्मारक में जैसे ताजमहल पहले के राजा महाराजाओं ने बनाया था, पहले के राजा महाराजाओं ने बनाया था, वो ताजमहल की रक्षा आपको करनी है, ना कि उसको बिगाड़े, समझ में आया। फिर उसके बाद कह रहा भारत की धरोहर, भारत की धरोहर, भारत की धरोहर क्या है, जैसे भारत की धरोहर में जैसे भारत का राष्ट्रीय गान, इसका सम्मान करना है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, इसका सम्मान करना है, भारत के राष्ट्रीय पशु पक्षी जीव जंतु सबकी क्या करना है, रक्षा करना है। अगर आप इसको, अगर जैसे भारत के राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, इनका अपमान आप लोग करते हैं, तब आपको सरकार कोई एक सजा दे सकती है। इसका संविधान इसकी सजा का एक प्रावधान है, ठीक, कि आप अपनी धरोहर की रक्षा करें, अगर उसको नुकसान करेंगे तो आपको सजा दी जाएगी, ये कहा गया है। ठीक, समझ में आया। चलिए 49 हो गया, अब 50 चलते हैं। 50 क्या कह रहा है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा के फिर आगे चलते हैं। अनुच्छेद 50 कह रहा है कार्यपालिका, कार्यपालिका एवं न्याय
पालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका का पृथक्करण, पृथक्करण, हाँ? पृथक्करण, ठीक, पृथक्करण इसके बारे में कहा गया। अब इसके बारे में सोचिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसका पृथक्करण यानी इसको कैसे बनाया जाएगा, इसका क्या प्रावधान है। अब पृथक्करण का मतलब समझ रहे हैं, ये कैसे कार्य करेगा, कार्यपालिका न्यायपालिका ये कार्य कैसे करेंगे इसके बारे में इसमें बताया गया। पृथक्करण समझ में आ गया। अब चलते हैं अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51, ठीक। अनुच्छेद 51 क्या कहता है इसके बारे में देखिए, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति, शांति है ना, शांति, शांति एवं शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि है ना, ठीक, अभिवृद्धि, इसके बारे में बताया गया। देखिए कह रहा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी अपने भारत देश में भारतीय जो है लोग, वो अपने भारत देश में शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया। इसमें कह रहा है कि शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को आप लोग बनाए रखें, शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को बनाए रखें, इसके बारे में कहा गया। अब इसमें 51 में एक और जोड़ दिया गया है, 51 का क, 51 का क जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया, ठीक, क जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का क क्या है, मूल कर्तव्य है, क्या है, मूल कर्तव्य, मूल, ठीक, मूल कर्तव्य है। ये मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। समझ में आया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य हमने पढ़ाया है, ठीक, मूल कर्तव्य क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने बताया है। आप जिसको
नहीं पता वो पीछे की क्लास जाकर देख सकता है, यही हम कहेंगे। पीछे की क्लास जाकर देखे, उसको समझ में आ जाएगा कि मूल कर्तव्य क्या है। समझ में आया? अब चलते हैं आगे, भाग 5 पे। ये हो गया। अब चलते हैं भाग 5 पे। भाग 5 क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। भाग 5। भाग 5 क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके बारे में बताया गया है। और ये कितना से कितना तक है? बताइए, ये कितना से कितना तक? सबको पता होगा। 26 से लेके 51 तक तो हमने इसको बता ही दिया। फिर ये कितना से कितना तक है? चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग भाग 5 में। अच्छा, भाग 5 है क्या? भाग 5 है ये 52 से 78 तक। अनुच्छेद 52 से 78 तक। ठीक, अनुच्छेद 52 से 78 तक ये है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। देखिए, इसी के बारे में इसमें बताया गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का क्या कार्य है, उपराष्ट्रपति का क्या कार्य है, राष्ट्रपति कब नियुक्त होता है, कैसे नियुक्त होता है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, राष्ट्रपति की योग्यता कितनी होती है, उपराष्ट्रपति की योग्यता कितनी होती है। इसके बारे में इसी में बताया गया है। समझ में आया? तो अब इसको स्टार्ट करें हम। सॉरी, ये 52 से हम 57 लिखे हैं ना। 52 से 51 तक हो गया था, ये 52। 52 से लेके 78 तक। 52 से लेके 78 तक है भाग 5 है। 52 से लेके 78 तक। 52 क्या है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 ये क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में इसमें बताया गया है अनुच्छेद 52। अब अनुच्छेद 52 में थोड़ा सा आप इसको समझिए कि राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो राष्ट्रपति के का क्या मतलब है, उसमें क्या है। चलिए, इसमें क्या होना चाहिए? भारत का राष्ट्रपति, इसमें पहला होना चाहिए भारत का नागरिक हो, ठीक, भारत का नागरिक होना चाहिए।
भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये भी है भारत का प्रथम नागरिक। इसमें देखिए राष्ट्रपति के बारे में नहीं बताया गया। भारत का राष्ट्रपति क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम, देखिए भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक, भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। इसके बारे में ये बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके बारे में इसमें बताया गया। ठीक, आप अनुच्छेद 53 क्या कहता है इसके बारे में भी जानिए। 52 हो गया। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी जो भी कार्य संघ के हैं, एक राष्ट्र के हैं, उसके बारे में अनुच्छेद 53 में बताया गया है। ठीक, फिर अनुच्छेद 54। ठीक, अनुच्छेद 54 क्या होता है इसके बारे में देखिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक, निर्वाचन है ना। निर्वाचन यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो कैसे होता है इसके बारे में इसमें बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया। देखिए ये चीज हम ऐसे अभी बता रहे हैं, कल हम जब इसको पढ़ाएंगे ना तो 52 में राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्यों होता है, कैसे माना जाता है, क्यों माना जाता है, ये इसमें बताएंगे। फिर 53 में संघ की कार्यपालिका क्या होती है, इसमें कार्यपालिका क्या मतलब है। राष्ट्रपति का कार्य का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए निर्वाचन कैसे होता है कि कितने इसमें लोकसभा के सदस्य हो गए, कितने राज्यसभा के सदस्य हो गए, इन लोगों का चुनाव कैसे होता है। एक मतीय पद्धति होता है, 2 मतीय पद्धति होता है, कैसे होता है, कितना वोट मिलना चाहिए तो राष्ट्रपति बन जाएगा, कितना वोट नहीं मिलेगा तो राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ऐसे होता है इसमें कई चुनाव। लेकिन देखिए ये लंबा प्रोसेस है, हम लंबा नहीं बताएंगे। इसके बारे में हम लंबा नहीं बताएंगे, इसलिए ना क्योंकि इसको जितना छोटा करके हम बताएंगे उतना आप लोग को आसानी से समझ में आएगा, कि नहीं। जितना छोटा हम बताएंगे उतना आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए हम इसको ज्यादा नहीं हम फैला कर चलेंगे, ज्यादा बढ़ावा नहीं बताएंगे। ये 1 डे की क्लास है तो इसमें उतना ही जानिए जितना आपको जरूरत है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको लिखना थोड़ी ना, आपको बस याद रखना है कि नहीं इसमें क्या है, बस इतना याद रखना है। ठीक, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय, फिर इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।